क्या बातें की, मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। बिंदु द्रव्यमानों के लिए जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं, तो हमने देखा कि द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बस ये चीज जरूरी है। और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। हमने स्क्वायर के लिए किया, हमने ट्राइंगल के लिए किया, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको, विश्वास रखिए इस बात पे, है ना। अब द्रव्यमान 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो सारा काम अपन कर सकते हैं, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन में देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा अपन जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सतत द्रव्यमान वितरण, उनमें भी अपन ने छड़ को लिया था। और मैंने सिर्फ आपको छड़ को याद दिलाया और मैंने कहा कि बेटे छड़ में अपने को ये पता होना है, नंबर 1 एक तो इसका और एक इसका, जहां पर भी कोण कौन सा वाला है, अक्ष के, घूर्णन अक्ष के साथ छड़ का कोण थीटा है। तो यहां क्या आया था बेटे, ml² / 3 sin स्क्वायर थीटा। और मैं कहूंगा कि चलो इसी को अपन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख के यहां से ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या था अपना, यही था फिर, हाँ, प्रमेयों पर बात हमने शुरू की थी। और मैं वापस से समझाता हूं आपको, प्रमेय क्या रहती है। ये है हमारा कोई भी एक चपटा द्रव्यमान, जिसको आप द्विविमीय वस्तु भी कह सकते हैं, जिसको आप प्लेनर लैमिना, हिंदी में क्या कहते हैं यार, समतलीय, समतलीय वस्तु, हाँ मतलब 2D और समतलीय वस्तु अपन बोल सकते हैं। इंग्लिश में तो क्या 2-3 अलग अलग वर्ड से वो क्वेश्चन में परेशान करता है बच्चों को, पता नहीं लगता प्लेनर लैमिना क्या होता है। लैमिना मतलब कोई भी एक परत, परत, तो इस तरीके की पतली परत, इस तरीके की वस्तुओं में ये काम में आता है और हम इसको यूज करेंगे बखूबी। और मैं आपसे बहुत बेहतर ये शब्द कहूंगा, मेरी बात को फिर से एक बार ध्यान से सुन लेना, कि कुछ एक अक्ष होगी, तो फिलहाल मैंने मान लो ये एक अक्ष चुन ली, इस तल में मौजूद ये अक्ष, इसको मैं क्या नाम दे दूं, आई एक्स। एक और पेन दी, यहां पर इसी तल में कोई कहीं से भी गुजार दूं, आई वाई, मान लो इसको बोल देता हूं आई वाई। तो अब क्या होगा बेटे, हम क्या कहेंगे कि ये जो भी समतलीय वस्तु है, इसमें जो आई एक्स प्लस आई वाई है वो किसके बराबर होगा, और आईजेड कौन होगा, आईजेड होगा इन दोनों पैनों के प्रतिच्छेदी बिंदु से और तल के लंबवत गुजरने वाली तीसरी अक्ष, और उसी के बराबर इस आई एक्स प्लस आई वाई का मान हो जाता है। इसके बाद अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, जिसमें से आई एक्स आई वाई आई जेड क्लियर रहेंगे। आई एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, आई वाई वाई अक्ष के सापेक्ष आई जेड जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। प्रमेय नंबर 2 लिखो और उसमें लिखो समांतर अक्षों की प्रमेय। लिख लिया था क्या ये, नहीं, प्रमेय नंबर 2 पर आ जाओ, समांतर अक्षों की प्रमेय। और एक चीज मैंने आपसे कही थी कि बेटे अपन लिखने में समय बेकार करने के बजाय मॉड्यूल से, चाहे तो मेरा तो 90% सजेशन यही है, मॉड्यूल से ही वो पन्ने निकाल के कॉपी में चिपका लें, कोई जेरोक्स करना फालतू का टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल उम्मीद करता हूँ आप लाए होंगे, एक बेंच पे 2 जने भी लाए होंगे तो अपना काम हो जाएगा। मैंने बाकी सारी उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपके पास मटेरियल है, उसी सीक्वेंस को मैंने जमाया है। तो मैं फिलहाल यहां से बात करता हूँ। फिलहाल पहले ये पढ़ लेते हैं, अभी आएंगे, अभी वहां पर भी आएंगे टेबल पर, पहले ये पढ़ लेते हैं। भाई ने तो फाड़ के बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और इज्जत से फाड़ लेता तो अच्छा हो जाता, स्केल लगा के फाड़ लेता। समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय, इसमें क्या होता है, क्या कहा जाता है कि कोई भी एक ज्यामिति है, कोई भी एक वस्तु है, और इस वस्तु में कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये हो गई इस सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली कोई घूर्णन अक्ष, जिसको हम क्या लिखते हैं, आई सी ओ एफ। एक चीज हमने लास्ट क्लास में सैटरडे को ये डिस्कस किया था, हमने कहा था बेटा किसी भी निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किस अक्ष के परितः न्यूनतम होता है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के परितः। अब यहां पर क्या होगा कि हम सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जानते होंगे, आईसीओ, और कहा जाएगा कि इस वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बताइए। यानी अब घुमाना इस अक्ष के सापेक्ष है, और इस अक्ष के बिल्कुल समांतर ये दूसरी अक्ष है ना, तो इनके बीच की जो ये दूरी हो जाएगी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ये अगर डी है
तो इस वाली रेखा के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ICOM प्लस md², जहां m इस वस्तु संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान है। हाँ, इन सारी चीजों में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, डराइव कर लेते हैं पर कोई मतलब नहीं है उनसे, वो अल्टीमेटली अपन भूल ही जाएंगे, उसका मतलब नहीं है। हम प्रमेयों पर फोकस करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। काम उल्टा भी होता है बेटा, काफी बार किसी वस्तु में रैंडम किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि उसका ICOM निकालिए, उस वस्तु के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो पहले तो हम ये ढूंढते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा तो कहां होगा, फिर इसका पता है, यानी क्या पता है अपने को, I। यहां से ये मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है, तो मैं क्या ढूंढ लूंगा, D। उस वस्तु का मास तो क्वेश्चन बताएगा, फिर वहां से मुझे क्या पता लग जाता है, ICOM। तो दोनों काम यहां से किए जा सकते हैं। समझ रहे बात को। एक और बड़ी प्यारी सी चीज रहती है समांतर अक्षों के प्रमेय की, और वो क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आराम से पूछा जा सकता है। क्या होती है कि जब हम यहां पर कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास को अगर मैं कह दूं x बराबर 0, यानी सेंटर ऑफ मास जहां भी है वहां पर x निर्देशांक क्या है बेटे, 0, और वहां से इधर जाना या इधर जाने पर क्या परिवर्तित होगा, x निर्देशांक परिवर्तित होगा। तो क्या होता है यहां पर कि जो भी कोई वस्तु है या गोला ही है कोई भी मान लेते हैं, तो उसका x बराबर 0 से निकलने वाली अक्ष के परितः वो क्या होगा बेटा, इस प्रकार से उसका जड़त्वागुण क्या होगा, ICOM। होगा कि नहीं होगा। इस अक्ष पर मैं लेना चाहता हूं x और इस अक्ष पर मैं लेना चाहता हूं I। तो मैंने क्या कहा, x बराबर 0 पर उसका जड़त्वागुण कितना कितना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां से जब x को हम उधर विस्थापित करेंगे या x को इधर विस्थापित करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, और किस प्रकार से बढ़ेगा, md², यानी d जिस प्रकार से बढ़ेगा d के स्क्वायर के समानुपाती प्रकार से बढ़ेगा। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि यदि ICOM उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः उस वस्तु का जड़त्वागुण अगर फिक्स है, तो जो I है वो वास्तव में किसके समानुपाती होगा, और I और d² अगर समानुपाती है तो ग्राफ संबंध कैसा नजर आएगा, परवलयाकार। तो यहां से इस प्रकार से ये हमें परिवर्तित होता नजर आता है। जो बात मैं कल बार बार कह रहा था, कल हमारा डिस्कशन भी कुछ इस बात पर था कि जब हम द्रव्यमान केंद्र से दूर जाएंगे, चाहे मैं इधर दूर जाऊं चाहे मैं उधर दूर जाऊं, जड़त्व आघूर्ण मुझे क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, और जड़त्व आघूर्ण वाली अक्ष पर ही न्यूनतम मिलेगा। अब वो जड़त्व आघूर्ण वाली अक्ष के पर कुछ भी हो सकता है, वो हम जानेंगे, वो हमें बताया जाएगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी सही। पर यहां से दूर जाने पर इस प्रकार से ये बढ़ेगा दोनों तरफ। बात समझ में आती है, ये किस किस के बीच का ग्राफ है, I और x। आप चाहे तो इस x को d भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही x हमें वास्तव में ये d बता रहा है। इसमें यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना बेटा इस प्रकार से, यह सभी प्रकार के द्रव्यमान द्रव्यमानों के लिए कार्य करती है। जैसे वो पिछली वाली प्रमेय सिर्फ और सिर्फ 2D समतलीय के लिए कार्य करती थी, यहाँ 1D 2D 3D कुछ भी हो, सभी के लिए ये प्रमेय कार्य करेगी।
चले, तो बढ़ते हैं आगे। अब आप निकाल लीजिए वो मॉड्यूल, पेज नंबर शायद 151 कुछ है अपना, हिंदी में हो सकता है अलग हो, 159। सीक्वेंस वही है जो आपके पास मॉड्यूल में है, आप देखिएगे, और अल्टीमेटली याद ही रखना है, शांति से आराम से, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, पूरा ध्यान समझने पे रहेगा। लिखा लिखा है आपके पास है, जो मॉड्यूल नहीं भी लाया है कोई दिक्कत नहीं, अभी पड़ोस से देख लो, या नहीं भी देखोगे यहाँ देखते जाओ, अंत में घर जाके आपके पास मॉड्यूल में सेम टू सेम सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि अब हम जड़त्व आघूर्ण जानना चाहते हैं वलय वाले इस के लिए। कोई एक वलय है और वलय का जड़त्व आघूर्ण, तो हमारे पास ये इस प्रकार से एक वलय आ गई बेटे, रिंग, और हमसे कहा है कि अब इसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत। तो जैसे मान लिया ये है यहाँ पर रिंग, कुछ इस प्रकार से देखें, ये वलय आर त्रिज्या की, और इसके बिल्कुल केंद्र से निकलने वाली और तल के लंबवत ऐसे। अब इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, चूंकि मैं बता सकता हूं इसलिए मैं बता देता हूं कि यहां पर ये केंद्र है बेटे, और वलय कुछ ऐसे जो रहती है ना वलय, तो इस केंद्र से इस वलय का अगर मैं ये छोटा अल्पांश लेता हूं, जैसे ये केंद्र हो गया ना बेटा, मैं अगर यहां पर इस वलय का ये छोटा अल्पांश लेता हूं डी, तो इस छोटे अल्पांश की इस केंद्र से दूरी कितनी नजर आ रही है बेटे, आर। तो मैं क्या लिख दूंगा कि जो वहां पर उसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर। और फिर हम पूरी वलय का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। तो पूरी वलय के लिए जब हम समाकलन करेंगे तो डी का समाकलन क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र से वलय के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या रहती है, समान, कितनी, आर। यानी इस तरफ लिखी चीज में से ये आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा, फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीए मतलब सारे छोटे 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 अल्पांशों का द्रव्यमानों का योग, और सारे अल्पांशों के द्रव्यमानों का योग अगर अपन करेंगे तो कुल वलय का द्रव्यमान एम मिल जाएगा, हाँ या ना। तो हम यहां से हम क्या पाएंगे, एम आर। ठीक, तो अंत में अपने को ये याद ही रखना है, कोई ऐसा इसमें डेरिवेशन वगैरह का बिल्कुल भी कचरा नहीं रखना है, कोई किसी काम का नहीं है, अपने को अंत में इस वलय का याद ही किया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर अब अपन सेकंड नंबर पे आते हैं और इसी वलय के लिए बात करते हैं, और कहते हैं कि मुझे अब वलय के व्यास के परितः, हमने अभी किस अक्ष के परितः निकाला, केंद्र से तल के लंबवत, जिसको मैं क्या कह देता हूं, आई जेड, और इसको हमने क्या लिखा है बेटा, एम आर स्क्वायर लिखा है ना। अब अपने को वलय के व्यास के परितः, तो समझ रहे हैं ये दो अपन ने इस प्रकार की अक्ष बनाई है, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश, ये दो व्यास मैंने बना दिया, और मैंने ये भी कहा कि बेटे ये दोनों व्यास जो मैंने बनाए हैं ये इस तल में एक दूसरे के फिलहाल क्या है, लंबवत। अब मैं क्या जानता हूं कि क्या ये द्विविमीय वस्तु है कि नहीं, ये वलय एक तल में मौजूद है ना, जो अक्ष यहां पर बनाई है ये वलय किस तल में मौजूद दिखाई पड़ रही है, एक्स वाई तल में। और आप क्या जानते हैं, अगर एक्स वाई तल में ये वस्तु है तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या, आई जेड हम सब जानते हैं, एम आर। और क्या ये आई एक्स भी व्यास है, आई वाई भी व्यास है। अब दोनों व्यास है तो दोनों व्यासों के अनुदिश जब भी हम बात करेंगे जड़त्वागुण का मान क्या आएगा, सेम। ये भी दोनों क्या आएंगे, सेम। तो मैं इस दोनों को यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसको भी आई लिख देता हूं, इसको भी आई लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2i। तो आई बराबर एम आर स्क्वायर बटे, और ये आई वास्तव में हमारे लिए क्या है, आई एक्स भी यही है, आई वाई भी यही है। तो दोनों यहां पर या किसी भी व्यास के अनुदिश अपने को उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण मिलेगा वो मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब हमने कैसे चुना बेटा कि मैं यहाँ लंबवत अक्षों के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि तल के लंबवत अक्ष के परितः मैं जानता हूं, और मुझे व्यास जो होता है उस तल, उस ज्यामिति के तल में होता है, तो मुझे लंबवत से अगर तल में आना है तो मुझे निश्चित रूप से लंबवत अक्षों की प्रमेय लगानी है। हाँ, अगर मुझे तल से तल में कहीं जाना होता,
या लंबवत से लंबवत कहीं बिल्कुल ऐसे इस तरीके से जाना होता तो कौन सी लगाता, समांतर अक्षों की प्रमेय। पर मुझे लंबवत से तल में आना है या तल से लंबवत में जाना है, तो फिर मेरे पास एकमात्र प्रमेय का उपयोग करना शेष रह जाएगा, वो लंबवत अक्षों की प्रमेय। और उसमें कभी गलती ये नहीं करना है कि हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड होता है, गलत। जिस तल में वो वस्तु है उन दो अक्षों का सम उस तल से बाहर वाली तीसरी अक्ष के बराबर किया जाता है। 100%। फिलहाल यहां से आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी, इसमें कहा गया है कि यहां पर वलय के केंद्र से परितः, यानी वलय के केंद्र से परितः और तल के लंबवत अक्ष, ये कौन सी हो गई बेटे, आई जेड, जिसे हम क्या जानते हैं, एम आर स्क्वायर। फिर क्या कहा है, के समांतर स्पर्श रेखा के परितः, यानी ये वलय हो गई, ये उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष हो गई जिसे हम क्या जानते हैं। अब इसके समांतर और स्पर्श रेखीय एक नई अक्ष के लिए हमें जड़त्व अगुण पता करना है। और हम अगर इसे आई कहते हैं तो ये आई क्या होता है बेटे, एम आर स्क्वायर यानी आईसीओएम। ये क्या लिखा है मैंने, आईसीओएम प्लस एम डी स्क्वायर। और इस और एक्स यानी यहां से केंद्र से स्पर्श रेखा आर, ये लिखा हुआ, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलकर क्या हो गया, 2mr। सही है मैटर यहां तक। इसके बाद चौथे नंबर पर है कि अब ये वलय का ये क्या हो गया बेटा, व्यास, और उसी व्यास के ही तल में, उसी व्यास के ही तल में और कितनी समांतर दूरी, आर। तो अब अपन व्यास के अनुदिश क्या सीखे थे बेटे, एम आर स्क्वायर बाय 2, और समांतर यानी एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर। ठीक है यहां तक की बात, बढ़िया। इसके बाद अब आता है अपने पास वृत्ताकार चक्र। चलिए मैं इसके थोड़े 2 मिनट लूंगा, डेरिवेशन के साथ शुरू करता हूं ताकि आपको फिलहाल ये चक्की वगैरह जो जो बेसिक ज्यामिति है ना उनका पता लग जाएगा, ठीक लगेगा। चक्की जो होती है ना बेटा, चक्की वो आपने जलेबी देखी ना, ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक अगर उन घेरों को जोड़ देते हैं तो एक जलेबी एक पूरी चक्की बन जाती है। और उसमें से अगर अपन एक बीच में से किसी इस स्पाइरल को तोड़ लेते हैं तो वो हमें क्या नजर आती है, वलय। अरे बीच में से एक लाइन को तोड़ लिया, बस एक वृत्ताकार, तो कुल मिलाकर क्या समझ में आता है कि चक्की जो है वो अनंत वलयों से मिलकर बनी होती है। अगर उस घेरे की मोटाई क्या ले ले, बहुत बारीक ले ले, तो अपने को वैसे कितनी बार घुमाना पड़ेगा, दिन भर घुमाना पड़ेगा, तब जाकर एक जलेबी बनेगी। समझ रहे बात को। तो कुल मिलाकर यहां पर हमें ये समझ आता है कि अगर मुझे एक पूर्ण चक्की का निर्माण करना है तो मैं कुछ इस प्रकार से एक वलय मान लेता हूं, जहां पर इस वलय की त्रिज्या आर ले लेता हूं, जहां पर ऐसी कितनी वलय होगी, अनंत। और उसमें से सबसे छोटी वलय का जो त्रिज्या होगी वो 0, और सबसे बड़ी वलय की जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल आर। तो एक वलय का लिख लेता हूं मैं डी आई, एक वलय का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डीएम इंटू छोटा आर स्क्वायर। वलय का तो यही होता है ना, एम आर स्क्वायर। ऐसी कितनी वलय हैं, अनंत। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहां से, 0 से। अब मुद्दा बचा है ये डीएम कैसे लिखा जाएगा। डीएम डिपेंड करता है कि ये द्रव्यमान वितरण कैसा है, रेखीय या पृष्ठीय। चक्ति पृष्ठीय, पृष्ठीय। और यहां पर चक्ति के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखूंगा, एम बटे पाई आर स्क्वायर, एम बटे पाई आर स्क्वायर। और अब चूंकि सिग्मा मेरा यहां पर आ चुका है, और हम जानते हैं डी एम बराबर सिग्मा डी ए होता है कि नहीं। और सिग्मा तो यहां से ये एज इट इज छाप देंगे, डीए क्या होता है, डीए होता है इस अल्पांश का क्षेत्रफल। अल्पांश कौन है, एक वलय। क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर तो उसकी लंबाई हो जाएगी, क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल, तो बेटे इस अल्पांश की हल्की सी चौड़ाई भी मानो, चौड़ाई को क्या कहते हैं, डी आर। हल्की सी चौड़ाई, बिल्कुल बारीक सी चौड़ाई, डी आर। तो जब अपन इसको यहां से काट के
पूरा ऐसे लंबा होता है ना, अगर जलेबी थोड़ी ठंडी हो गई, ढीली हो गई, तो काट के उसको ऐसे कर देंगे तो लंबी हो जाएगी बिल्कुल सीधी। ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई छोटा आर, होगी नहीं। अरे इधर देखो यार, ये टोटल कितना है बेटा। तो अगर मैं इस जलेबी को ऐसे खींच के यूं लंबा कर दूं तो कोई दिक्कत है, तो मैं खानी थोड़ी ना अपने को। 2 पाई आर, मैं तो मंडे को जलेबी खिला रहा हूं मैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है, डी आर। तो यहाँ पर डी ए को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर इंटू, क्योंकि ये देखा जाए तो क्या है, एक आयत। क्या है ये, एक जिसकी लंबाई चौड़ाई, तो उस आयत का क्षेत्रफल डी आ गया। ऐसे बहुत सारी वलय है ना बेटा। पहले यहाँ पर सिग्मा लिख लेते हैं, एम बटे पाई आर इसको, ये क्या हो गया, डी। और इस डीएम को ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो मैंने डी आई का समाकलन किया तो क्या मिला, यहाँ क्या मिला, समाकलन कहाँ से, जीरो से कहाँ तक। अब डीएम क्या हो जाएगा, एम बटे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर डी आर, और यहाँ पर ये इंटू आर। अब जो जो कांस्टेंट है हम निकाल लेंगे बाहर, पाई से पाई काट दो, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2m, ये बाहर ले लू 2m, और आर स्क्वायर भी बाहर ले लेता हूं नीचे। अंदर क्या बचा समाकलन में, आर क्यूब डी आर, जीरो से आर क्यूब का समाकलन, आर पावर 4 बाय, अब आर पावर 4 में से आर पावर 2 कट जाएगी ना बेटा, और नीचे जो 4 आया, 4 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। बस इसीलिए यहाँ पर इस वलय का जो जड़त्व आघूर्ण आता है वो एम आर स्क्वायर बाय 2 आता है। आपको कोई मतलब नहीं डेरिवेशन से, मैंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि सिंपल ज्यामितियां हैं जिनका डेरिवेशन हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि जैसे जैसे हम आगे ज्यामितियों पर बढ़ेंगे कठिनाई बढ़ती जाएगी, समय ज्यादा लगता जाएगा, अल्टीमेटली हमें याद रखना। तो वलय का, सॉरी क्या ये, चक्ति का, चक्ति का उसके केंद्र से निकलने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परितः क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। बोलो याद रहेगा। अब वो जो वलय के लिए काम किए थे वही सेम काम चक्ति के लिए करने। देखो नंबर 2, चक्ति के व्यास के परितः। अब अपन इस वाली ये तल के लंबवत अक्ष के परितः जानते ना बेटा, क्या लिखा है अपन ने, एम आर स्क्वायर बाय, जिसको अपन चाहे तो आई जेड लिख सकते हैं। और हमें पता करना है व्यास के परितः, व्यास आई एक्स हो सकता है या, अब वापस से इस अक्ष के परितः मैं जानता हूं चक्ति के लिए, और मुझे तल में आना है, कौन सी प्रमेय, तल के लंबवत वाली के लिए मैं जानता हूं, और मुझे तल में व्यास के परितः निकालना है, तो लंबवत अक्षों की प्रमेय ही एकमात्र साधन उपलब्ध है। तो हम क्या जानते हैं, आई जेड प्लस आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है, व्यास, तो दोनों के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। ये किसी भी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, चाहे वो आई एक्स हो चाहे वो आई वाई, ये व्यास के परितः जड़त्व। आगे बढ़ते हैं, नंबर सी, इसमें देखेंगे वलय के तल में स्थित। तो अब वलय नहीं, वलय नहीं, शक्ति, चक्ति के तल में स्थित एवं परिधि के स्पर्श रेखीय। अब चक्ति के तल में ये कौन सी अक्ष मान ली बेटे अपन ने, या तो इसको आई एक्स कह दो या आई वाई कह दो, दोनों उसके तल में हो जाएंगे, ये चक्ति के तल में स्थित और परिधि के स्पर्श रेखीय। ये इस प्रकार इस अक्ष के परितः अपने को पता करना है। आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स और आई वाई का वैल्यू क्या निकाला था, एम आर स्क्वायर बाय 4। अब यही क्या हो जाएगा बेटा, आई सी ओ एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही होता है ना, यानी ये जो व्यास है वो सेंटर ऑफ मास से निकल रहा है, उसके अक्ष के परितः कुछ एम आर स्क्वायर बाय 4 है। तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, और यहां से यहां ये डी का मान कितना, आर, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। इसके बाद नंबर डी, चक्ति के तल के लंबवत, तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय, यानी ये जो रेखा दिखाई है ये इस तल के लंबवत है, जैसे ये चक्ति हो गई, ये यहां पर स्पर्श रेखीय तल के लंबवत।
तो मुझे क्या पता है, केंद्र से निकलने वाली इस अक्ष के परितः ICOM पता है कितना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, IZ। और मुझे इसके समांतर यहां आना है कितनी दूर, R दूर। तो हम यहां पर वापस ये समांतर अक्षों की प्रमेय लगा देंगे, ICOM प्लस MD स्क्वायर, और ये मान कितना आ जाएगा, 3/2 MR स्क्वायर। सही। ये छिद्रित चक्ति है, ये छिद्र मुक्त, छिद्र युक्त होना चाहिए, छिद्रित चक्ति। यानी अब यहां पर इस प्रकार से होगा कि एक पूर्ण चक्ति है, पूर्ण चक्ति का अपन यहां पर जड़त्व गुण जानते भी हैं, MR²/2 इस वाली अक्ष के परितः ये चक्ति ऐसे। पर अभी अपन ने यहां पर क्या कहा कि अगर ये इसकी बाह्य त्रिज्या R2 है, तो इसमें से अपन ने R1 त्रिज्या की एक बिल्कुल संकेंद्रीय चक्ति काट ली, और संकेंद्रीय चक्ति काट लेने के बाद अब तल के लंबवत अक्ष के परितः अपने को बताना है। तो अपने को बस ये याद रखना है कि जो भी अंदर और बाहर वाली त्रिज्याएं हैं, M यहां पर आ जाएगा, त्रिज्याओं का योग यानी R1² प्लस R2²/2 हो जाएगा। प्रॉपर इसको भी डराइव कर सकते हैं, कोई परेशानी होना, बहुत ही रेयर कभी इस पर सवाल पूछा गया होगा, पर ठीक है, चक्तियां अपन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ छिद्रित चक्ति का भी अपन ने देख लिया। तो क्या करना है, याद वही रखना है, कोई चक्ति है, चक्ति के तल के लंबवत क्या होता है, MR², तो यहां भी आ तो वही रहा है MR²/2, बस यहाँ दो त्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या और एक आंतरिक त्रिज्या, उन दोनों त्रिज्याओं का योग अपने को करना है, R1² और R2²। अब मान लो यहां इसके अनुदिश पता है केंद्र से निकलने वाली, अगर मैं यहां इस तल में आ जाना चाहता हूं तो कौन सी प्रमेय लगाऊंगा, लंबवत अक्षों की प्रमेय, हाँ के ना। और लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाऊंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा कि यहां पर इस छिद्रित चक्ति में एक तो इसी तल में IX हो गया, एक IY हो गया, और वो किसके बराबर हो जाएगा, IZ। और IZ अपन जानते हैं, IZ का मान अपन ने पिछली वाली स्लाइड में देख रखा है, IZ का मान कितना निकाल रखा था अपन ने, कुछ इस प्रकार से। और ये IX और IY यहां पर हम क्या कह रहे हैं बेटा, इनको बराबर, और ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2I। तो यहां से I का मान क्या आ जाएगा, M/4 R1² प्लस R2², यानी कुल मिलाकर इस I यानी IX के लिए ये वैल्यू ये हो जाएगी, चाहे तो IY के लिए भी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक है हमारे पास चक्ति, पूरी चक्ति, बिल्कुल भी कहीं से कोई काटने की जरूरत नहीं है। इस अक्ष के परितः क्या सीखा बेटे, MR²/2, और इस तल में मौजूद व्यास वाली अक्ष के परितः क्या सीखा, MR²/2। सही, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि तल के लंबवत इस अक्ष के परितः क्या सीखा, M/2 R1² प्लस, और इसके तल में मौजूद के लिए क्या सीखा, M/4 R1² प्लस R2²। इसके बाद आता है ठोस गोला। ठोस गोला जिसके लिए बात करेंगे कि उसकी त्रिज्या R, उसका द्रव्यमान M है, के लिए जो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष होती है, उस केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः 2/5 MR² होता है, ये याद रखना। गोले में, मेरी बात को विशेष ध्यान रखना बेटा, गोले में जब हम बात करेंगे तो गोला कैसी ज्यामिति है, त्रिविमीय। और गोला जो त्रिविमीय ज्यामिति है, इसके लिए लंबवत अक्षों की प्रमेय, क्योंकि लंबवत अक्षों की प्रमेय कहां लगती है, 2D में। अब गोले में हम वो भी बात नहीं करते, डिस्क के लिए तो क्या बात करते थे, तल में है या तल के लंबवत है, गोले का कोई तल, गोला त्रिविम में होता है, गोलाई के आकार में होता है, वो किसी एक तल में नहीं होता है। तो गोले में बहुत बहुत लिमिटेड दो ही बातें होंगी, गोले में दो ही बातें होंगी जो हमें याद रखना है। गोले के केंद्र से निकलने वाली अक्ष, यानी इसको क्या कह सकता हूं बेटा, व्यास। तो गोले के केंद्र से निकलने वाली यानी व्यास वाली अक्ष के परितः कितना, और अगर मैं यहां पर इसके
समांतर यानी स्पर्श रेखीय इस अक्ष के परितः जानना चाहता हूं तो कौन सी प्रमेय लगाऊंगा, कौन सी प्रमेय लगाऊंगा, और कितना समांतर मुझे शिफ्ट होना है, तो इस अक्ष के परितः क्या हो जाएगा, इस अक्ष के परितः हो जाएगा 2/5 mr² यानी ICOM प्लस MD², तो क्या हो जाएगा mr। इसमें कंफ्यूजन भी होगा, मेरी बात को सुनना, इसमें कंफ्यूजन भी होगा कि सर अभी आप ठोस गोले के लिए बता रहे हो, थोड़ी देर में आप खोखले गोले के लिए बताओगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी मेरे दिमाग में याद ही नहीं रहता ठोस गोले का क्या होता है, खोखले गोले का क्या होता है, कैसे करना है। तो मुझे एक बात यहां पर समझाइए, एम द्रव्यमान है, मान लो आपके पास कोई 2 किलो का पिघला हुआ लोहा दे दिया, 2 किलो द्रव्यमान फिक्स है, उस 2 किलो से आपको एक ठोस गोला बनाना है और एक गोलीय कोश बनाना है। क्या बनाना है, एक ठोस गोला एक गोलीय कोश, वही समान त्रिज्या रखते हुए, ठीक है। अब गोलीय कोश बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सारा द्रव्यमान कहां रखेंगे, सतह पर, परिधि पर। तो अक्ष से द्रव्यमान जो है वो दूर है कि पास है, दूर। जब ठोस गोला बनाते हैं तो द्रव्यमान अंदर बाहर हर जगह फिल करते हैं बेटा, तो अक्ष से कुछ द्रव्यमान पास भी है, कुछ दूर भी है और कुछ परिधि पर भी है। किस स्थिति में द्रव्यमान वितरण ज्यादा दूरी पर है, खोखले में, क्योंकि खोखले में सारा द्रव्यमान कहां वितरित है, परिधि पर, और ठोस में अंदर बिल्कुल पास भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बिल्कुल वितरित एक समान प्रकार से होता है। तो किस स्थिति में द्रव्यमान वितरण दूर है अक्ष से, खोखले में, तो द्रव्यमान जड़त्व गुण किसमें ज्यादा आना चाहिए, खोखले। तो कुल मिलाकर एक चीज आपको यहां से बता दूं कि यदि द्रव्यमान एवं त्रिज्या समान है, एक ठोस गोला है और एक आगे खोखला गोला आएगा, उसमें से जो आई सॉलिड स्फीयर का होगा और आई होलो स्फीयर का होगा, उसमें से आपने क्या कहा, होलो वाला ज्यादा होगा, है ना। अब और बात सुनना, ठोस गोले में यहां क्या आएगा, 2/5, और खोखले गोले में यहां आएगा 2/, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि यहां 2 और mr² तो दोनों जगह सेम है। अब जिसका हर बड़ा होगा वो मान उतना, और जिसका हर जितना छोटा होगा वो मान उतना। तो ये याद रखना है कि कहां 2 आए, कहां 3 आएगा, कहां 5 आएगा। जहां 5 आएगा वो जड़त्वागुण छोटा, और जड़त्वागुण छोटा किसके लिए होता है, जहां 3 आएगा वो जड़त्वागुण बड़ा, और जड़त्वागुण बड़ा किसके लिए होता है, खोखले के लिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे आप अपनी साइड से तो याद रह जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं वापस यहां आता हूं, और हमने क्या सीखा, ठोस गोले का जड़त्वागुण 2/5 mr², ठोस गोले का स्पर्श रेखा के परितः 2/5 में mr² जोड़ दिया ना, तो 7/5 mr², है ना। ठोस गोले की सेम यहां तक की बात, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर अपने को अब खोखले गोले के लिए बात करनी है। खोखले गोले का मतलब वही है कि गोलीय कोश जिसके अंदर बिल्कुल खाली है, और जो भी द्रव्यमान है वो उसके सतह पर है गोलीय कोश के रूप में, और वहां पर जैसा कि हमने कहा द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः कितना हो जाएगा, 2/3 mr²। और इसी गोलीय कोश में अगर इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष पूछ लिया जाए तो बेटे अब इस नई अक्ष के परितः आई कितना होगा, तो हमने क्या सीखा कि सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः प्लस md² या mr², और ये कितना आ गया, 2/3 mr² प्लस mr², कितना हो जाएगा, 5/3 mr। चले, है ना, 5/3 mr।
अब आ जाते हैं अपन वापस से छड़ और इस छड़ के आधार पर कुछ ज्यामितियों के ज्ञान पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो छड़ है, उस छड़ के लिए ये तो डेरिवेशन अपन ने किया था ना बेटा, इसमें तो अपन ने कहा था अल्पांश लिए थे बिल्कुल वैसे ही, और किसी एक सिरे से और ये तल के लंबवत अक्ष के परितः हमने बात कर ली। अब अपने को बात करनी है कि इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः क्या होगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, इधर देखो, मैंने कहा ये जो छड़ है, क्या हम इस अक्ष के परितः जानते हैं ml² बटे इसके द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः यानी ICOM हम जानना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा समांतर अक्षों की प्रमेय से दोनों काम होते हैं। ICOM पता है तो इससे इस दूरी पर ये भी जान सकता हूं, और ये पता है तो ICOM पर भी आ सकता हूं। तो अब ये जानता हूं तो बताइए पहले तो दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी कितनी होगी, L/, क्योंकि हम जानते हैं सममित छड़ का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, L/2 पर। अब मैं क्या लिखूंगा, इसको I बोल दूं, तो किसी दूर किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण I बराबर ICOM प्लस MD²। अब ये I हमें पता है कितना, ml² बटे, और ICOM मुझे पता, और यहां पर M D की जगह L बटे 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये ml² बटे, तो ICOM बराबर ml² बटे 3 माइनस, होगा ना, उधर ले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, और ये हो जाएगा 4 ml² माइनस 3 ml। और यहां से अब हमें पता लग जाता है कि केंद्र से गुजरने वाली उस अक्ष के परितः ml² बाय। मैं एक बात पूछते थे, हमने ये बात की थी कि बेटे जब भी किसी भी ज्यामिति के जड़त्वाघूर्ण की बात करेंगे तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही वो जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा, यानी इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण जिस इस लंबवत अक्ष के परितः अपन बात कर रहे हैं, उसमें आप गौर से देखेंगे तो यहाँ और यहाँ में इसमें ml² बाय 12 है और इसमें ml² बाय 3 है। और आप जानते हैं हर जितना छोटा उतना वो मान बड़ा, यहाँ पर ये 12 है, यानी ये वाली चीज ही वापस से अपने को न्यूनतम नजर आएगी। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये भी चीज जो चीज ज्यादा बार काम आती है फिर से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो याद रखना है, सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः पूछा जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास छोटा वाला यूज होगा। तो हर में 3 और 12 में से कौन छोटा देगा, 12। तो ml² बाय 12 किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ, और किनारे के अबाउट ml² बाय 3। ये वाली अपन ने बात करी रखी है छड़ के सिरे के अबाउट। अब छड़ की लंबाई के अनुदिश क्यों 0, क्योंकि पहली बात तो हम छड़ को छड़ मानते हैं, ऐसा नहीं कि छड़ कोई मोटाई वाला हो गया, छड़ मतलब बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला तार, और अक्ष भी वही। और जब सारा द्रव्यमान उसी अक्ष पर, तो जड़त्वाघूर्ण, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण आता किस वजह से कि जब कोई द्रव्यमान उस अक्ष से किसी आर दूरी पर होगा तो हमें कुछ वहां पर जड़त्वाघूर्ण मिलेगा। जब सारा द्रव्यमान अक्ष पर होगा तो ये आर क्या हो जाएगा, तो अब उस संपूर्ण ज्यामिति का जड़त्वाघूर्ण भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसके बाद आती है बात खोखले बेलन की। मैं चाहता हूं 2 मिनट 3 मिनट आप ब्रेक लें, जो भी अभी तक इसके पहले के पढ़े हैं एक बार आप नोट्स में, मतलब आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें रिवाइज करें। मेरे को 6-7 लोग तो सोते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के सो लेते हैं।
क्या हो गया बेटा, नहीं लाया मॉड्यूल? लाया ना, बस तो फिर आराम से एक बार 2 मिनट जो भी अपन ने जहां तक की बातें की ना टुकड़ों में, वहां तक का एक बार तसल्ली से देख लें, पढ़ लें, पूछ लें जो भी चीज है। हाँ मतलब ये ऐसा कहां से आया? मोदी जी का कॉल आया है? क्या कहा मोदी जी ने? यार देखो अभी तक तो कुछ फाइनल है नहीं। आदेश तो ऐसे पहले भी थे, समझ रहे हो, आदेश तो ऐसे पहले भी थे कि संडे को टेस्ट नहीं होगा, पर अब तक हो ही रहे थे ना। वही कहना चाह रहा हूँ ना, तो इनका पालन करना कब शुरू किया जाएगा, इसके लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। संभवतया जल्दी ही पालन पालन हो। आदेश हो गया है, पालन अभी आया कब है? संडे, आदेश तो कल रात को 11 बजे आया है। तो पालन कैसे हो गया? 11 बजे के बाद किसका टेस्ट होता है? हो गया है ना? तो संभवतया वही होगा। हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, टेस्ट नहीं भी होगा तो वी विल स्टार्ट अ फॉर्मेट लाइक क्विज, जैसे क्लास में अपन ने कुछ 15 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कभी, तो उससे असेसमेंट होता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सजेशंस बनाए जाएंगे, क्योंकि 2 महीने तक टेस्ट नहीं होना इज नॉट गुड। मतलब वैसा भी नहीं हो कि हम बिल्कुल ही टेस्ट ना लें, जैसे होता है ना क्लास टेस्ट वगैरह, हम उस फॉर्मेट पे भी काम करेंगे। तो कर सकते हैं, अभी जब हम बैठेंगे आज या कल, तो हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। ऑनलाइन से नहीं बेटा, ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं है ऑनलाइन टेस्ट देना। उससे बेहतर है कि आप यहीं पर आकर अपन बैठ गए 20 मिनट 25 मिनट, ऐसे अपन ने क्लास में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे दिए एक चैप्टर में, तो ठीक है, वो भी ठीक रहता है थोड़ा सा। कम से कम जो 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 चाहता है कि नहीं यार मुझे अपनी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता रहे, तो उनके लिए ठीक रहेगा। और ऐसी संभावनाएं बनाई जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? मंडे कब आएगा? मंडे बहुत ही जल्द आएगा। चलिए, मैंने ब्रेक इसलिए नहीं दिया था बेटा, मैंने इसलिए दिया था कि कंटिन्यू मोनोटोनस हो जाती है चीजें सुनते सुनते, और मेरे को बड़ी निराशा होती है जब मेरे सामने कोई मेरी बात ना सुनकर सो रहा होता है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। कितना सस्ता जमीर है, समोसे में बिक जाओगे क्या? अच्छा समोसे में बिक जाओगे? नहीं बिकेगा ना? पंडित को क्या चाहिए, गोलगप्पे? मैं एक बार वापस एसपी सर को फिर बुला लूंगा, तो वो तीसरी बार भी खिला देंगे, है ना? चलिए, एबी सर ने खिलाया, जिस दिन एबी सर खिला देंगे उसके अगले दिन मेरी बारी। ये मेरे वर्ड्स, नहीं तो बस जिस दिन एबी सर खिला देंगे उस दिन उसके अगले दिन मेरी बारी। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एबी सर को बोलने की देर है, वो खिलाने में देर नहीं लगाएंगे, है ना? तो बस ये है कि पहले वो खिला देना, और बोल भी देना कि वाइन सर ने ऐसा बोला है कि जिस दिन आप खिलाओगे ना तो हमें 2 समोसे मिलेंगे सर, आप खिला दो। ठीक है, चलिए बात बढ़ाते हैं आगे। सुनिएगा बेटा, थाम्बा थाम्बा। खोखले बेलन के लिए जब हम बात कर रहे हैं बेटे, तो ध्यान से सुनना। खोखला बेलन अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक इस प्रकार से वलय लेंगे, आर त्रिज्या की, किसी डीएम द्रव्यमान की, उसके ऊपर बिल्कुल सिमेट्रिक एक और वलय 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 अगर हम रखते जाएंगे ना बेटा, तो जब वलयों को रखते हैं तो सारा द्रव्यमान कहाँ आता है? सतह पर। अंदर से खाली होगी सारी वलय, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने पर अपने को क्या मिलेगा? एक खोखला
बेलन। सही बात। मुझे ये बताइए, अंगद ने जब पूंछ का घेरा बनाकर वो बैठा था तो उसने खोखला बेलन बनाया था, ठोस बेलन बनाया था? अबे खोखले पे बैठेगा कैसे यार? खोखले पे खुद ही नीचे नहीं घिस जाएगा क्या? अरे बनाया तो था ना, पता है। क्या कह रहा है नीचे से? जलेबी वाला बेलन क्या होता है ये यार? जलेबी अलग होती है, फिर तो उसके बाद इमरती होती है। चलो बात को सुनते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का पर्पस, उद्देश्य यही है कि हम यहां पर जब ढेर सारी वलयों को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमें वहां पर मिलता है खोखला बेलन। और वलयों की जो समस्त वलय हैं उनकी अक्ष क्या है? एक समान ही है। तो जब एक वलय के लिए डीएमआर स्क्वायर, दूसरी वलय के लिए भी कुछ उसका डीएमआर स्क्वायर, तीसरी वलय के लिए भी डीएमआर स्क्वायर, और आर सबका कांस्टेंट है। और डीएम 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 जब मैं सारी वलयों का जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कुल द्रव्यमान। तो इन शॉर्ट, अंतिम लाइन, खोखले बेलन का जड़त्व गुण वही होता है जो वलय का होता है। कौन सी अक्ष के परितः? उस बेलन के केंद्र से निकलने वाली इस प्रकार की इस अक्ष के परितः, जैसे ये बेलन है, इस अक्ष के परितः। सही। अरे हाँ। अब इसी बेलन में मैं आपको ले आता हूं यहां। तो प्रमेय कौन सी? समांतर अक्षों की। लंबवत अक्षों की प्रमेय सोचना भी गुनाह है। क्यों? 3D। 3D। तो यहां से समांतर अक्षों की प्रमेय लगा लो। तो हम जैसे ही यहां पर समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे, पहले ये वाली बात देख लेते हैं। है नहीं, वही बता देता हूं। तो समांतर अक्षों की प्रमेय जैसे ही अपन लगा देंगे, यहां पर हो जाएगा आई बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर। और ये ICOM कितना हो गया? वलय, वलय का MR स्क्वायर प्लस MR, 2MR। आप चाहे तो उसमें बना सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अल्टीमेटली वहां चिपका हुआ, इसी तो कॉपी में लिख लो। जो जो चीज है इसमें नहीं है वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। खोखला बेलन हेडिंग डाल लेना, और इस अक्ष के लिए लिख लेना बेलन की खोखले बेलन की लंबाई के अनुदिश स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः। कॉपी में लिख लेना ऐसे कैसे। हाँ, हो तो जाता है, पर मेरे को दिख जाए ना कोई गरीब भक्तगण कुछ उधर से कहना चाह रहा हो। सिर्फ वो लिखना बेटा, ये जो लिखा हुआ ना, ये इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो हेडिंग डाल लेना और स्पर्श रेखीय वाला ये लिख लेना। हाँ? भाई लोग जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं ना, और
आपको इस बात से, क्योंकि मुझे अभी अचानक ये चीज दिमाग में है कि यार आपको पता लगे कि अब टेस्ट नहीं होगा, तो अपन ढीले पोले की तरह कि अब बस सो रहे हैं तो सो रहे हैं, 3 घंटे पहले 1 घंटे पार्क में बैठते थे, अब 3 घंटे पार्क में बैठेंगे। तो पंडित, तो ऐसा मतलब अगर अपन अपनी तरफ से ढील छोड़ देंगे ना, तो यार तो चीजें सब बिगड़ती जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत कुछ बड़ी चीजें करनी है, आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, क्लास में जो पढ़ा है, होमवर्क जो दिया है, बस वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, और समय निकालते हुए उसको रिवाइज करते जाना है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि चीज जो क्लास में चल रही है तो हमने कर ली है, तो हमें आ गई समझ में, पर जब अपन रिवाइज नहीं करते ना, तो वो चीज समय के साथ धुंधली होती जाएगी, और शायद कहीं ऐसा हो जाएगा कि हम उससे, हाँ, विलुप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। और विलुप्त हो जाने के बाद जब हम उसे दोबारा पढ़ते हैं ना, तो उतना ही बराबर समय लेती है जितना पहली बार पढ़ने में लिया था। तो मतलब ऐसा अपनी अव्यवस्था को इतना ना बढ़ा ले कि संभालने में अपने को थोड़ा सा जोर आए। समय है, समय मिला है, बहुत समय है अपने पास अभी भी, मतलब सिलेबस एंड होना बहुत आराम से चल भी रहा है, और बहुत स्मूथली अपना सिलेबस होगा भी सही पूरा पूरा। तो आपको मतलब अपनी तरफ से कोई कमी, कोई ढील नहीं छोड़नी है भाई। अच्छा रहता है ये यार। वो गिर गया तेरे ईयरफोन। चुपचाप बैठ जा तू अभी तो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले, तू हिल रहा डुल रहा है वही बड़ा गुनाह है ना भाई। हाँ, तो प्लीज इस चीज को एक रिक्वेस्ट माने, जैसे भी है जो कर रहे हैं अच्छा, वो मतलब अच्छा करने के लिए कंटिन्यू रहना थोड़ा जरूरी है। और जो चाहते हैं नहीं यार हम भी थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, तो वो बस इस चीज का एक कुंजी बस यही है, कंटिन्यू अपना काम करते रहें बिना परेशान हुए। जितने भी आपकी श्रद्धा है, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, वो करते रहें, व्यवस्था ना बिगाड़े। एक बार बिगड़ा सेटिंग, 10-15 दिन का, 20 दिन का गैप आया, ढील छोड़ दी, तो चीजें वापस से ट्रैक पर लाना थोड़ा फिर जोर आता है ना। इसको कहते हैं ना, जड़त्व का नियम। जड़त्व बड़ा खतरनाक है भाई, है ना? वो ना आने दे अपने जीवन में, जड़त्व ना आने दे, चलते जाए। क्या होना जरूरी है? फिर वही बात कर रहे हैं, अब जो चीज होगी वो होगी, जो असंभव है वो असंभव है। आपको अपने साइड से अपने लिए क्या करना है, उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अभी हम नंबर 2 बात करते हैं, ध्यान से सुनना, कि अभी हमारे पास जो बेलन हुआ करता था, तो सबसे पहले हमने क्या जाना बेटा, बेलन के इस अक्ष के परितः, खोखला बेलन है ये, है ना, पानी खाली कर दूंगा तो ये बॉटल खोखले बेलन की तरह बिहेवियर दिखाएगी। तो इस अक्ष के परितः जो कहां से गुजर रही है, केंद्र से, और इस बेलन की लंबाई के अनुदिश, इसके परितः क्या बोला हमने कि वलय का जो होता है इसका भी सेम होता है, कितना, पाई, सॉरी, MR। फिर मैंने नंबर 2 पर मैंने कहा कॉपी में लिखे, इस अक्ष के परितः क्या बोला आपने, 2MR²। सही। अब ये बेलन हो गया अपना ऐसे, और बेलन के केंद्र से इस प्रकार से अक्ष गुजर रही है ना? बेलन के केंद्र से इस प्रकार से जो अक्ष गुजरेगी, अब इसके परितः जड़त्वागुण अपने को निकालना है। हाँ, अब इस अक्ष के परितः जड़त्वागुण जो निकालना है ना, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक काम में आता है। ट्रिक क्या है, तो देखिएगा बेटा, जब इस खोखले बेलन को आप सिर्फ लंबाई के अनुदिश देखोगे, यहाँ ये खोखला बेलन त्रिविमीय ज्यामिति है ना बेटा, इस त्रिविम में मैं चाहता हूं आप यहां पर इसे तोड़ लें, 2D+1D। 1D में जब आप देखोगे तो क्या नजर आएगी, ये छड़ मोटा ही है मैं कह रहा हूं, पर लंबाई की अनुदिश अगर सिर्फ आप बात करें, सिर्फ इस अक्ष को देखें, सिर्फ इस एक अक्ष को देखें, तो आपको क्या नजर आएगी, ये छड़। और इस तल को देखेंगे तो क्या नजर आएगी, वलय। बेलन के इस तल को अगर आप उधर से देखोगे तो आपको पूरा बेलन क्या नजर आएगा, वलय। तो यहां से ये 2D के अनुदिश, यानी इस तल के अनुदिश आपको ये क्या नजर आ रही है, वलय। और इस 1D के अनुदिश क्या नजर आ रही है, छड़।
अक्ष कहाँ है? यहाँ। अब देखो ये जो अक्ष है ये इस छड़ के केंद्र से गुजर रही है ना, छड़ के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ml² / 12। और जब आप इस तल से देखोगे उधर से आपको वलय नजर आ रही है, और ये छड़ ये अक्ष कैसे नजर आ रही है? वलय के व्यास से निकलती हुई। नहीं, आपको आपको लगता है कि नहीं ये वलय का व्यास कैसे हुआ? तो इस पूरी बॉटल को ऐसे अपन होती ना ट्रेन में बॉटल लेते हैं उसको पिचका देते हैं, वैसे के वैसे बिल्कुल ऐसे चिपका के समेट दो। चिपका के समेट देंगे तो अपने को क्या नजर आएगा? एक वलय। और ये वाली अक्ष यहां से कैसी नजर आएगी? वलय के व्यास से गुजरने वाली। और वलय के इस अक्ष से गुजरने के लिए क्या था? जड़त्वागुण mr, और व्यास के परितः क्या था? mr²/2। तो यहां से ये व्यास के परितः, तो मैंने क्या कहा? वलय के व्यास के परितः क्या हो गया? ml²/2। ml नहीं, mr। और छड़ के केंद्र से गुजरने वाली इस अक्ष के परितः ml²/12। तो यहां से mr²/2 और ml²/12 ये इसका हो जाएगा। तो फिर से बात करता हूं, यहां पर अगर अपन इसे गौर से देखेंगे तो ये होने को त्रिविमीय ज्यामिति है। मैं इसको बांटना चाहता हूं अलग अलग टुकड़ों में। एक तो मैंने कहा इस तल में जाकर देखोगे तो वलय नजर आएगी और वलय के व्यास के अनुदिश देखना है। इस अक्ष के अनुदिश देखोगे तो अपने को छड़ नजर आएगी, छड़ के केंद्र से देखना है क्योंकि हमारी अक्ष फिलहाल ये वाली है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। अभी यहां पर हमारी इसी बॉटल के लिए यानी इसी खोखले बेलन के लिए इस अक्ष के परितः निकालना। देखना यहां से देखोगे तो अभी भी क्या ही नजर आएगा? व्यास, इस वलय का व्यास। और यहां यूं लंबाई के अनुदिश देखोगे तो क्या आएगा? छड़ का किनारा। छड़ का पहले छड़ का केंद्र था, छड़ के केंद्र के सापेक्ष ml²/12, छड़ के किनारे के सापेक्ष। तो यहां तो क्या आ जाएगा? व्यास। व्यास वाली चीज आपको मिल गई सेम, और छड़ के किनारे के सापेक्ष आपको मिल गया ml²/, और दोनों यहां पर ये हो गया 1D वाला टुकड़ा, ये वाला हो गया 2D वाला टुकड़ा, दोनों को मिलाया तो बन गया ये बेलन 3D वाला टुकड़ा, और इसके अनुदिश जो जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सही? इधर ना एक और
हाँ भाई, तो हमारी बात यहाँ पर है ठोस बेलन के लिए। इसके पहले हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। ठोस बेलन वाली स्थिति में अब अपना काम क्या हो जाएगा, अब है वो अंगद वाली पूंछ का सीन, है ना। मतलब अब यहाँ पर अपने को ठोस बेलन बनाना है, तो अपने को क्या रखनी पड़ेगी, चक्ति, और चक्तियों के ऊपर चक्तियां रखनी पड़ेगी, और सबकी अक्षें समान है। तो इस प्रकार से एम द्रव्यमान का अगर कुल बेलन है जिसकी लंबाई एल त्रिज्या आर है, तो यहां पर चक्तियों से मिलकर बना है ये ठोस बेलन। तो उसका जड़त्व गुण भी वही चक्ति जैसा ही हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज जो आपको लिखनी है, क्योंकि शायद वो भी नहीं लिखा होगा, कि इसमें स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः, तो स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः, इस वाली अक्ष के परितः क्या हो जाएगा, आई बराबर आई सी ओ एम प्लस एम डी। आई सी ओ एम कितना, एम आर स्क्वायर बाई टू, और एम आर स्क्वायर, है ना, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो, लंबाई के लंबवत, वापस से वही बात आ गई, ये हमारी बॉटल, अब इसमें पानी भरा है, मान लेते हैं ठोस है, तो अब इस बेलन के केंद्र से निकलने वाली ऐसे, तो इधर से देखोगे तो क्या नजर आएगी, ये वलय या डिस्क, डिस्क चक्ति, और चक्ति के व्यास के अनुदिश एम आर स्क्वायर बाय 4। पढ़ लेना उसमें, जैसे भी जब भी आपको कंफ्यूजन लगे वो बार बार पढ़ने पे ही याद रहेगा। तो चक्ति के व्यास के अनुदिश एम आर स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गई चक्ति, और चक्ति के व्यास के अनुदिश ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, इस छड़ के केंद्र से गुजरने वाला एम एल स्क्वायर बाय। एक इसमें अगर मैं इस अक्ष के परितः पूछ लेता तो क्या लिख देते बेटे, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय, कोई नई बात नहीं है क्या, ठीक है ना। चलिए, तो बात अब बढ़ाते हैं, और यहां से आयताकार प्लेट की बात करते हैं। आयताकार प्लेट, आयताकार प्लेट में जो हमें दिया है कि फिलहाल इस अक्ष के परितः, ये अक्ष ऐसे है, ये हमारी आयताकार प्लेट हो गई भाई, और ये वाली अक्ष हो गई, ये वाली अक्ष गुजर कहां से रही है, सेंटर ऑफ मास से, और इस अक्ष के परितः निकाले। अब इस आयताकार प्लेट को अगर मैं देखूं तो एक छड़, दो छड़, तीन छड़, ऐसी कितनी अनंत छड़ों से मिलकर बनी है, हाँ के ना। किसी एक छड़ जिसका द्रव्यमान अगर मैं डीएम लिख देता हूं, इसकी लंबाई अगर एल लिख देता हूं, तो मुझे पता है एल सारी छड़ों का क्या रहेगा, इस एल को यहाँ क्या लिख रखा है, बी, अपन भी सेम ही रखते हैं, ये वाली बी, और ये वाली अक्ष यानी इस बी लंबाई की छड़ के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः, तो इस एक छड़ का क्या हो जाएगा बेटा, डीएम इंटू बी स्क्वायर बटे 12, होगा कि नहीं होगा। और इनका क्या करना है, सारी छड़ों का, तो बी यानी लंबाई तो हर छड़ की बराबर है ना, बी कांस्टेंट है, नीचे 12 भी कांस्टेंट है, और सबका डीएम जोड़ेंगे तो पूरी इस शक्ति का अपने को मिल जाएगा, पूरी इस प्लेट का द्रव्यमान मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर बात ये बनती है कि जैसे हमने पुरानी बातें सीखी, कौन किससे मिलकर बना है वैसे, तो ये जो हमारे पास आयताकार प्लेट है, और इसमें अक्षों पर निर्भर करेगा, मान लो इस अक्ष के परितः पूछ लिया जाता तो बेटे, इस अक्ष के परितः पूछ लिया जाता तो छड़ ये मानी जाती कि नहीं, अरे ये अक्ष होती तो छड़े 1 2 3 4 10 20 100 50 ऐसे, और हर छड़ जो यहां पर है इसके केंद्र से गुजर रही है ये अक्ष, और इसकी लंबाई के लंबवत है, तो यहां केंद्र से और लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः क्या हो जाता है, डीएम
इंटू ए स्क्वायर बटे 12, ये वाली लंबाई। तो इस अक्ष के परितः ये क्या हो जाता है, डीएम इंटीग्रेट करने पर एम ए स्क्वायर बटे 12। तो डिपेंड करता है कि किस अक्ष के परितः निकालना है। सुनिएगा कि मान लो ये है हमारी, ये है हमारी आयताकार पट्टिका। आयताकार पट्टिका में मैंने कहा इस अक्ष के परितः निकाल, ये कॉपी में लिखो, इस अक्ष के परितः। तो क्या करेंगे बेटे, ज्यामिति, हाँ ये बता देता हूं मैं, ये बी मान लो, ये ए मान लो, का कुल द्रव्यमान एम है। तो क्या होगा बेटा, अक्ष पर ध्यान देना है। मैंने कहा अक्ष की फील सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्ष के बाद हमें देखना है कि उस ज्यामिति को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो अक्ष के बाद इस ज्यामिति को कुछ ऐसे तोड़ दूं, यानी ये क्या मान ली मैंने, एक छड़ जिसकी लंबाई कितनी है, और अक्ष कहां से गुजर रही है, छड़ के एक सिरे से, वो भी लंबवत। छड़ के एक सिरे से लंबवत अगर गुजर रही है तो डीएम इसका मास और ए स्क्वायर बटे, और इसका क्या करना होता है, एनटी। क्या बोलते, तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बटे 3। चले, यही आ गई कि उस प्लेट में अब हम इस ए वाली भुजा के लंबवत वाली अक्ष के सापेक्ष निकालना चाहते हैं। और जैसे ही अक्ष देखा, हमने ये छड़ तोड़ी, ये छड़ जो तोड़ी इसकी लंबाई ए मिली, और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः यहाँ क्या होता है, एम स्क्वायर बटे 12। इसको देखो एक बार, ध्यान से सुनना। ये है ए, ये है बी, और इस ए, ये ए से बिल्कुल लंबवत ये वाली अक्ष, ये वाई अक्ष होगी। तो इस y वाली अक्ष के परितः यानी आई वाई क्या लिखा जाएगा बेटे, इसको यूं तोड़ेंगे ना आई वाई के लिए, और तोड़ा तो क्या मिली अपने को, ये छोटा अल्पांश, एक छड़, छोटा अल्पांश जो मिला वो क्या मिला, कितनी लंबाई की, अक्ष कहाँ है, केंद्र पर। तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बटे 12। इसी में हम यहां पर एक ये वाली अक्ष ले लेते हैं, इसको क्या बोल दूं मैं, आई एक्स, और इस छड़ से लंबावत अल्पांश कुछ ये लिया जाएगा बेटा, कितनी लंबाई है इसकी, बी, और केंद्र से निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे, प्लेट है प्लेट, आयताकार प्लेट, 2D, 2D लंबावत अक्षर में लगेगी। और हमें जानना क्या है, इस तल के लंबवत और z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, हाँ या ना। और इस तल में जो दो अक्षें मौजूद है उनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का सम किसके बराबर होगा, आई जेड के बराबर होगा। तो यहां से एक एम ए स्क्वायर बाय 12, एक एम बी स्क्वायर बाय 12 जोड़ा तो ये आ जाएगा। अब यही ज्यामिति क्या हो जाए,
वर्गाकार, यही ज्यामिति अगर वर्ग हो जाए, यानी ये भुजा भी, तो ए की जगह, सॉरी बी की जगह भी ए रख देंगे, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय, यानी वर्ग के लिए एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा कि मैंने कहा वर्ग, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, तो इस अक्ष के परितः क्या लिखा जाएगा, जिसको आई वाई कहेंगे, एम ए स्क्वायर बाय, इस अक्ष के परितः जिसको आई एक्स कहेंगे वो भी क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय, और इस अक्ष के परितः क्या कहेंगे, जिसको आई जेड कहेंगे, एम ए स्क्वायर बाय, क्योंकि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, एम स्क्वायर बाय 12 प्लस एम स्क्वायर बाय 12 बराबर एम स्क्वायर बाय, ये लिख लो, वर्ग के लिए, वर्गाकार प्लेट के लिए। देखो 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 जल्दी, इनके देश में बोलने के पैसे मिलते हैं। चले, ये यहां पर हमारे पास आ गया है एक घन, और घन की बड़ी प्यारी सी बात है बेटा, ध्यान से समझना, एक वर्गाकार प्लेट रखी मैंने, और इस वर्गाकार प्लेट का इस तल से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण हमने क्या सीखा हुआ है अभी, जस्ट एम ए स्क्वायर बटे 6। और ऐसी बहुत सारी वर्गाकार प्लेटें अगर एक के ऊपर एक रखता जाऊंगा, इस प्रकार से, तो मैं यहां पर पाऊंगा एक घन का निर्माण होता, जहां मुझे पता है कि सारी उन वर्गाकार प्लेटों का केंद्र एक ही रेखा से गुजरता है, और उस रेखा के सापेक्ष लिखना है, तो अगर एक वर्गाकार प्लेट का मास डीएम लिखता हूं, तो क्या लिख दूंगा मैं वहां से, एक वर्गाकार प्लेट के लिए डीएम ए स्क्वायर बटे 6, और पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण घन के लिए मुझे जब समाकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बटे 6, यानी कुल मिलाकर घन का वही होगा जो वर्गाकार प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहीं अगर ये घनाभ हो जाए, जिसमें मैं मान लेता हूं ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, और ये वाली भुजा सी को मैंने ऊंचाई माना है बेटा, और मैं ऐसे प्लेटें रखता जा रहा हूं, ये वाली एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब मुझे इस अक्ष के परितः जो यहां से गुजरती है, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण लिखना है, तो बताइए किस आकार की प्लेट रखनी पड़ रही है, आयताकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ए और सी उसकी लंबाई चौड़ाई, और आयताकार प्लेट का जड़त्वाघूर्ण उसकी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर। तो यहां हमें क्या मिलेगा बेटा, हम इसका जड़त्वाघूर्ण क्या जानते हैं, एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस बी स्क्वायर बाय 12, और यही इसका कुल जड़त्वाघूर्ण है, जिसको आप चाहें तो
ऐसे लिखा था शायद अपन ने, m/12 a² प्लस b², ये लिखा। यहां से फिर आगे अपने को सवाल वगैरह करने हैं, उन पर बात करेंगे। ये अपना जो लिखने का काम था ना, वो तो अपन ने निपटा लिया। आराम से आपके पास समय रहेगा कि ये जो लिखा है बस आपको इतना ही आज पढ़ना है, ठीक है। पहले अपन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद होमवर्क की बात करेंगे। होमवर्क शायद लास्ट क्लास में मैंने कुछ दे रखा है। आपका काम बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है कि आधा घंटा भी अगर ईमानदारी से बैठ जाओगे, इन सारी ज्यामितियों का लिख लिख के थोड़ा 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 इनको सॉल्व कर लेना, मतलब याद कर लेना किसका क्या है किसका क्या है। ऐसा होता है बचपन में पढ़ते थे उसको छुपा छुपा के, ये ज्यामिति है ये अक्ष है, ऐसे याद करके देखना उनको, ठीक है। थैंक यू। मंडे मंडे, अच्छा वो मैं जा रहा हूँ।